बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली रज़ा और वेलकम टू पेन ग्रेविटी प्लेटफॉर्म पर हम आपका वेलकम करते हैं। अभी के लिए हम करने लगे हैं जी डॉन न्यूज़पेपर जो है। वैसे तो डॉन आपको पता है कि न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। और अभी हम जो है इसके एडिटोरियल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की जो डेट है वो है 24 सितंबर 2023। एडिटोरियल्स को डिस्कस करने से पहले कि क्यों एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इनको डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली ये वाकई ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस के एग्जाम्स की, किसी भी पीसीएस के एग्जाम्स की, जुडिशरी की, और कोई भी जो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर कोई भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें ये एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे कि अभी भी सीएसएस का रिजल्ट आ चुका है और दो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए दैट विल बी बेनिफिशियल। अब हमारा जो एज ए पेन ग्रेविटी प्लेटफॉर्म है, हमारा एम क्या है बेसिकली, अब इस डायरेक्शन में आपको लेके चलेंगे इन फ्यूचर भी और अभी भी। हम बेसिकली कवर करेंगे नेशनल और ग्लोबल अफेयर्स को इन डिटेल, उनकी डीप एनालिसिस को, न्यूज़ को नहीं सिर्फ कि क्या न्यूज़ आ रही हैं, बल्कि उन न्यूज़ की बैक साइड पे क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर रहे हैं विद एडिटोरियल एनालिसिस। Then we move toward opinion analysis of different newspapers that may be national level के और international level के भी हो सकते हैं। उसके बाद different organizations की जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स आती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी मूव टू वर्ल्ड आर्टिकल एनालिसिस एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो हम समझेंगे कि रिगार्डिंग कंपेरेटिव एग्जाम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो वी विल बी डिस्कस दैम। और ये स्पेशली जो सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम्स हैं, जैसे ऐसे है जिसमें ऐसे होता है, ऐसे का पेपर है, इसके अलावा जो दूसरे सोशल साइंसेस के पेपर होते हैं उनके अंदर अक्सर जो है करंट अफेयर टाइप्स जो चीज़ें होती हैं उनको लिंक किया जाता है जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ। अब तो इस्लामियात का जो पेपर है उसको भी लिंक किया जाता है विद प्रेजेंट सिचुएशन, करंट अफेयर के साथ, प्रेजेंट जो सिनेरियोज चल रहे हैं उनके साथ लिंक करके आपको रिकमेंडेशंस आपसे मांगी जाती हैं। तो आप रिकमेंडेशंस तभी दे सकते हैं जब आपको किसी भी चीज़ का डीपली एनालिसिस होगा, उसका पता होगा कि ये क्यों हो रही है और कौन कर रहा है, देन यू कैन रिकमेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल है वो है बियॉन्ड लिप सर्विस। बियॉन्ड लिप सर्विस में जो डिस्कशन की गई है, जो एक्सप्लेन करता है डॉन एडिटोरियल वाला को, एक्सप्लेन क्या करता है, दैट इज अबाउट द जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है अभी रिसेंटली डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर ही वो एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकर साहब, वो अभी यूएनओ गए, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर एक स्पीच की है और कुछ चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है। अभी के लिए जो चीज़ है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एडिटोरियल के अंदर दो तीन चीजें जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो क्या हैं। वो नंबर वन ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका जो नाम है अंटोनियो गुटरस, दैट विल बी आस्क्ड इन एनी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। सेकेंडली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन है अनवारुल हक काकड़, सेकंड ये है। थर्ड चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि COP 28 जो कि अभी नवंबर में होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, लास्ट ईयर 27 हुई थी, अभी 28 होगी, ये नवंबर में, ये दुबई में होगी। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ग्लोबल टेम्परेचर जो कि राइज कर चुका है कितना, 2.8% के हिसाब से, इतना ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइजिंग कर रहा है। एक चीज ये है, ये इसके अंदर इस एडिटोरियल के अंदर कुछ चीजें थी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ, ठीक है। नो, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसके अंदर ओपिनियन क्या रहा, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम अब ओपिनियन को डिस्कस करेंगे कि क्या ओपिनियन क्या था।
ओपिनियन में ये आ जाता है, सबसे पहले जो है इसमें डिस्कशन में बात शुरू होती है कि यूनाइटेड नेशंस जो है जब उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुटरस, उनकी एक स्टेटमेंट थी, ह्यूमैनिटी हैज ओपन्ड द गेट ऑफ हेल। तो इसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो पाकिस्तान है, उनके जो लास्ट ईयर जो फ्लड आया है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली लेस देन 1% एमिशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट के अंदर। बट इसके बावजूद वो कंट्रीज जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिट हो रहे हैं उनमें टॉप पे पाकिस्तान जा रहा है, इनके पाकिस्तान टॉप ऑफ द कंट्रीज में से एक है। और उसकी जो है प्रूफ क्या है कि लास्ट ईयर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स आए थे उसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ वो मैं मेंशन कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि 1/3 जो एरिया है पाकिस्तान का वो इस फ्लड की वजह से डिस्टर्ब हुआ। सेकेंडली तकरीबन 1700 पीपल जो हैं वो उनकी इसके अंदर डेथ होगी। थर्डली तकरीबन 8 मिलियन पीपल वो डिस्प्लेस्ड हुए इसके अंदर, 8 मिलियन पीपल। और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑलमोस्ट $30 बिलियन का जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ये वो चीजें थी जो लास्ट ईयर के फ्लड में हुई हैं। और ये क्या है, डेट इज ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बट ग्लोबल वार्मिंग का आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। और पाकिस्तान बिकॉज नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो लेस देन 1% ये एमिशन करता है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को ये काफी नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये थी यहाँ पे कि पाकिस्तान के बारे में बताया गया। सेकेंडली जो है की बात वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवर उल हक साहब, ये सारी सिचुएशन तो वो थी जो एक्सप्लेन की गई अबाउट प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में क्या सिचुएशन रही पाकिस्तान में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की। अब इसी चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक साहब जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने एड्रेस की, जो उन्होंने एक्सप्लेन की कि पाकिस्तान किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट कर रही है। उसमें पहली चीज उन्होंने बताई कि एक तो पहले तो आ गया कोविड। कोविड आने के बाद क्लाइमेट चेंज का इशू आ गया। और ये दो चीजें ऐसी थी कि इन दोनों के मिक्सचर से पाकिस्तान को ट्रिपल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। वो ट्रिपल नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे हुए कि फूड का प्रॉब्लम पाकिस्तान में आया, फ्यूल का इसकी वजह से प्रॉब्लम आया, और सेकंड उसके बाद थर्डली जो है वो फ्यूल के बाद फाइनेंस के चैलेंजेस आए। ये तीन बेसिक चीजें थी जो पाकिस्तान बियर कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। इससे पहले भी था लेकिन अभी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि ये दो चीजों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन तीन प्रॉब्लम्स की जनरेशन में। एंड आगे उन्होंने जो इसको फर्दर जो एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लास्ट ईयर जो COP27 हुई थी उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स थे ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने $10 बिलियन की पाकिस्तान को एड देने का वादा किया था इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि स्टिल अभी तक इन प्रोग्रेस है और अभी तक पाकिस्तान को वो जो है वो नहीं मिल सकी। तो इसको उन्होंने हाईलाइट किया। आगे नेक्स्ट जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी COP28 जो हो रही है वो नवंबर के अंदर होनी है। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बेसिकली जो COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एब्रीवेशन है। और अब 28 टाइम ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर क्या किया जाए। एक तो जो था फंड वो तकरीबन $100 बिलियन किया जाए। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो COP27 के अंदर डिस्कशन हुई थी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एक फंड प्रोड्यूस किया जाएगा और उस फंड में तमाम जो कंट्रीज हैं स्पेशली जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती हैं वो उसके अंदर पैसे जमा करवाएंगी। और उसके बाद जो वो वाली कंट्रीज जो इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्पैक्ट होता है वह उस फंड को उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा ये लास्ट 27 जो COP हुई थी उसमें ये डिस्कशन हुई थी और इसका नाम रखा गया था लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड।
तो उन्होंने कहा कि इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो है दुनिया जो है इससे बेनिफिश ले सके, स्पेशली वो कंट्रीज जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं जैसे कि पाकिस्तान भी है। ये थी कुछ बातें जो COP27 के COP27 28 के मतलब प्राइम मिनिस्टर अनवर हक साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर की। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं आगे क्या है कि आगे फिर वो एडिटोरियल में एक जनरल सा पर्सपेक्टिव देता है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर गया है, ठीक है। और फिर वो आगे जो एडिटोरियल लिखने वाला है वो इसको एक नया मोड़ की तरफ मोड़ता है और वो एक्सप्लेन करता है वुमेन को, पाकिस्तान, इस चीज के ऊपर वो फोकस करना शुरू कर देता है। इसमें वो बताता क्या है, वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक पेट्रियार्चिकल स्टेट है, यानी कि यहाँ पर मर्दों की ज्यादा आवाज सुनी जाती है औरतों की निस्बत। पहली बात वो ये कहता है। दूसरा वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो प्राइमरी केयर गिवर हैं एग्रीकल्चर वर्क के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर औरतें जो हैं वो काफी काम कर रही होती हैं, लेबर जो काम कर रही होती है वो ज्यादातर औरतों की होती है। लेकिन अब जब ये ग्लोबल वार्मिंग आई है तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो औरतें हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, और इसको वो एलेबोरेट करने के लिए सिंध की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर कोट करता है और एक्सप्लेन करता है कि सिंध के अंदर क्या है जी। सिंध के अंदर 471% जो है लास्ट ईयर 471% ज्यादा बारिश हुई है पिछले जो 30 साल में, 30 साल रिकॉर्ड में इतने परसेंट बारिश सिंध में ज्यादा हुई है। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो 1.5 मिलियन थे कॉटन को पिकअप करते थे, यानी कि जैसे कॉटन का फूल जब पक जाता है, बन जाता है, तो उसको फिर तोड़ा जाता है। तो ये लेबर की फोर्स थी जिसमें से 70% जो है वो वुमेन थी। तो वो एक्सप्लेन करता है इसको इस डायरेक्शन के अंदर कि वुमेन्स जो हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं लेबर में, उनका जो है ना, क्योंकि एक अच्छा खासा रोल है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग ने उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी। ये एक वो डिमेंशन जो एडिटोरियल एक्सप्लेन करता है। एंड एट द लास्ट वो क्या करता है, एडिटोरियल वाला एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड लीडर्स को वो कहता है कि इकट्ठे हुए हैं फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए, तो सिर्फ वो ये डिस्कस ना करें कि जो मेल्टिंग आइस है, यानी कि मेल्टिंग जो है आइस जो है मेल्टिंग हो रही है और उससे क्या हो रहा है जी, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल जो है पानी का वो हाई हो रहा है जो कि नुकसानदेह है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा इसके साथ साथ इसको इस चीज में, इस चीज को ह्यूमन लिव्स के साथ भी कनेक्ट किया जाए कि किस तरह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ह्यूमंस के लिए भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, कि किस तरह से इस ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंसान के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और स्पेशली वो वुमेन्स जो हैं उनके ऊपर फिर दोबारा से फोकस करते हुए कहता है कि जो वुमेन्स हैं वो स्पेशली तौर पर इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही हैं और वुमेन्स का जो है काम बढ़ता जा रहा है। और वो सजेस्ट करता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट्स जो हैं वो इमीडिएट एक्शंस लिए जाएं ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। और इसके साथ साथ सिर्फ यही ना किया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग में हम सिर्फ यही ना करें कि सेव द प्लेनेट पर डे, ये भी कहें सेव द पीपल। तो ये था जी बियॉन्ड लिप सर्विस के अंदर जो एडिटोरियल एक्सप्लेन किया गया, इसमें ज्यादातर उसका फोकस जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज के अंदर जो बातें की गई और जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने बातें की उनके ऊपर उसका फोकस था, और इस तरह से वो इसको मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर एक्सप्लेन करता है। मीर वाइज फ्रीड, मीर वाइज जो है उनको फ्री कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीर वाइज साहब हैं ये है कौन? बेसिकली द ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये चीफ हैं जो कि कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में ये ऑपरेट कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में यहाँ पर मैं एक आपको और वर्ड जो है इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IIO के वर्ड जो है वो यूज किया जा रहा है, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर।
तो उस कश्मीर के अंदर मीर वाइज जो हैं उनको आज़ाद कर दिया गया है। बेसिकली ये पिछले 4 साल से तकरीबन जो हाउस अरेस्ट में थे, और अभी इस लास्ट जो फ्राइडे था उसके उसमें ये गए हैं। ये स्पीच इन्होंने की है मस्जिद के अंदर, क्योंकि एक मजहबी रहनुमा भी हैं और प्रो फ्रीडम पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। उसके अंदर इन्होंने कुछ बातें की हैं, एक दो बातें उनमें से ये थी कि जो कश्मीर है उसका जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजोल्व किया जाए। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि कश्मीर के अंदर यानी इंडिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूथ जर्नलिस्ट एक्टिविटीज एंड लॉयर्स रिमेन बिहाइंड बार्स, कि उनको कैद करके रखा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। ये दो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपने फ्राइडे में जो उन्होंने खुतबा दिया है उसके अंदर वो उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। और ये तकरीबन 2019 से हाउस अरेस्ट थे और तकरीबन अभी 4 साल बाद जो है इनको रिहा किया गया। अब यहाँ पे एडिटोरियल में वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट हैज प्रमोटेड द इंडियन स्टेट टू रिलीज द मीरवाइज। यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है कि मीरवाइज को क्यों रिहा किया गया है। तो इसमें सिंपल सी बात है, बेसिकली अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सप्लेन करता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने इसको इन्होंने वहाँ पे पिटिशन की हुई थी एंड वहाँ पर डिसीजन हुआ तो उन्होंने फैसला कर दिया। बट इन रियलिटी एवरीवन नो डैट कि मोदी गवर्नमेंट के बगैर उन्होंने ही रिलीजिंग के ऑर्डर दिए हैं। क्यों दिए हैं ये अभी तक पता नहीं चल सका। थर्डली यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है अबाउट द यासीन मलिक। यासीन मलिक जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। अब यासीन मलिक के हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं आप। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है जो कि फ्रीडम के लिए आवाज उठा रही थी। तो यासीन मलिक उसके चीफ है। अब यासीन मलिक जो है उनको वो टेररिज्म केस के अंदर डेथ पेनल्टी दे दी गई है और अभी वो जो है वो गया है तिहाड़ जेल के अंदर वो कैद है। तो इसके ऊपर भी बात की जा रही है, एडिटोरियल में बात करता है कि उनको भी रिहा किया जाए, ये एक्सप्लेन उस रिलेशन में दी जाती है। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर यही दो चीजें जो है बताई गई हैं और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि जो मीर वाइस किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और यासीन मलिक जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। मीर वाइस हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं और यासीन मलिक जो हैं वो हेड हैं जो वहां पर पार्टी रन कर रहे थे, उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तो यही दो चीजें इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और बाकी एट द लास्ट लास्ट में वो एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं और इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के बाद ही इसकी रियलिटी जो है वो समझ आएगी कि क्यों उसकी सुन्नी को रिहा किया गया है। अबाउट वर्ल्ड कप स्क्वाड, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, दो तीन चीज़ें ही एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी बेनिफिशियल कि जो वर्ल्ड कप है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप होने जा रहा है। नंबर वन इसमें ये चीज़ है। सेकंड इसमें है जो चीफ सिलेक्टर है पाकिस्तान के वो इंजमाम उल हक हैं और इंजमाम उल हक 1992 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था उसकी टीम के मेंबर भी थे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इस एडिटोरियल के अंदर। बाकी इसके अंदर जो जराफा साहब उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो यही किया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी टीम। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नसीम शाह जो है उनको इंजरी हुई है और अबाउट द पाकिस्तानी टीम के उसका स्टेटस क्या है। तो सीएसएस या कंप्यूटर एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट एनीथिंग एल्स जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा, वो ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं। यही दो तीन चीज़ें हैं और रिव्यू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप इनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना कि और वो ज़्यादा यही है इंजमाम उल हक इज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नो। सो ये थे तीन एडिटोरियल जो कि नॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक्सप्लेन किए गए थे, इनको एक्सप्लेन किया है एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू and we will improve this as well. So you can send our your suggestions by comments, so we will improve them. And thank you very much.